नमस्कार। स्वागत है आपका PWC GS वर्ल्ड में। आज हम घटना चक्र जो हमारा पूर्वावलोकन चल रहा है उसका यूनिट नंबर 5 का देखेंगे, जो है महाजनपद काल। देखो, इससे रिलेटेड आपको तीन चार तरह के सवाल मिलते हैं केवल। तो ये पूछ लेता है कि जो 16 महाजनपद हैं, इनकी राजधानियाँ क्या थी। दूसरा, इनकी वर्तमान स्थिति क्या थी, जो अब वर्तमान में है वो इसकी इनकी स्थिति क्या है, कि किस राज्य में पड़ते हैं, कितने महाजनपद कहाँ हैं। और दूसरा, तीसरा आपका ये बनेगा कि जो इस 16 महाजनपदों में सबसे प्रतापी महाजनपद बना वो था मगध का। तो मगध में किन किन राजवंशों का उदय हुआ और कैसे कैसे राजवंशों का उदय हुआ, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, ये कहता है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। देखो, यदि आपने इसका थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है, थ्योरी पार्ट, तो उस पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले आप इसका थ्योरी वाला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको काफी ज्यादा बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा इससे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, भारत के प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो भारत के प्राचीनतम सिक्के किसके प्राप्त हुए हैं? वो प्राचीनतम सिक्के हमें चांदी के मिले हैं। सबसे ज्यादा सिक्के जो मिले हैं वो चांदी के मिले थे। बल्कि जबकि जो हमने पहला सिक्का बनाया था भारत में वो था आहत सिक्का। आहत सिक्का, ये हमारा पहला सिक्का था। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बना दिए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखो, यहाँ पर इसने राजधानी दी है। जैसे अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। उसी तरीके से वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। ठीक है। तो अब देखो, अंग कहाँ था? ये बिहार में था। वत्स कहाँ था? उत्तर प्रदेश का है। मत्स्य कहाँ का है? तो राजस्थान का। और जो कौशल है, कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं थी। तो फिर कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल महाराजा जनपद की राजधानी साकेत था। दो राजधानियां थी इसकी, साकेत और श्रावस्ती। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्ली थी। से सभी विकल्प सुमेलित हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सुमेलित कीजिए फिर से। अब ये कह रहा है कि राजा दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसका राज्य दिया हुआ है। तो देखो कैसे कैसे बनेंगे। अब जो उदयन था, जो आपको देखो ऐसे सवाल में जो आपको याद हो आता हो सबसे पहले आप उसी को हिट करने का प्रयास करें। जैसे को जो अजात शत्रु था ना, वो बिंबिसार का पुत्र था। और कहाँ का था? वो मगध का राजा था। डी का एक देखो कहाँ है। डी का एक, डी का चार इसमें है ए में। और आपका डी भी खत्म ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन बचे दो, ए बी और सी। तो इसमें अब आगे बढ़ो जरा। देखो और भी कुछ याद हो तो उसे भी निकाल लो। जैसे यदि आप प्रदोत को देखें, प्रदोत कहाँ का राजा था? प्रदोत था अवंती का राजा। तो ए का तीन और डी का चार। डी का एक, तो ए का तीन, डी का एक, आपका आंसर है मिलेगा। तो सी से आपका आंसर निकल जाएगा। अब बाकी को आप मिला सकते हैं। जैसे उदयन, उदयन जो था वो वत्स का था। संजित, संजित कहाँ का था? संजित था कौशल का राजा। ठीक। नेक्स्ट, प्रदोत अवंती का राजा था, उदयन वत्स था, प्रसेनजित कौशल का राजा था और अजातशत्रु मगध का राजा था। चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रदोत जो थे वो वे पीछे देखा हमने, अवंती के राजा थे वो। चंड प्रदोत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रदोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रदोत के पांडुरोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। पांडुरोग कैसा होता है? पांडुरोग होता है एक तरीके से जो पीलिया होता है ना, पीलिया, उसी को ही पांडुरोग कहा है। ठीक है। अभिलेख के साक्ष्य के से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वो कहाँ खोदी गई थी? देखो, वो खोदी गई थी कलिंग में। नंदवंश इसी में ही चलता है आपका, मगध में देखने को मिलेगा। और ये था कलिंग। कहाँ है? वर्तमान कहाँ है? ये है आपका वर्तमान उड़ीसा है कलिंग। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद के कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसैन की प्रतिमा उठा ले गया था, उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया था।
उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। और उज्जैन कहाँ पड़ता है? उज्जैन है एमपी में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। 16 महाजनपदों में से एक अवंती की दो राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता था। तो देखो, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। किस तरह से सॉल्व करेंगे? यदि आपको मानचित्रण अच्छे से आता है तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई तो होगी। कहता है देखो, क्रम से दिए हैं इसने, चार महाजनपद दिए हैं, ए बी सी और डी अंकित है, बताइए कि इनकी स्थिति कहाँ है। तो देखो, जो लास्ट में था, ये वाला जो है आपका डी वाला जो है, यदि इस लास्ट की देखें तो हमारा कौन सा बनेगा इसमें? देखो, ये वाला क्षेत्र किसका है? ये बिहार वाला क्षेत्र था। और अंग जो था, जो डी जो दिखा रखा है इसने, तो डी इसमें कौन सा होगा? देखो पहले में देखो, यदि हम देखें मत्स्य है, चेदी है, कौशल है और अंग है। तो यदि हम इसको देखें, ये हमारा ऐसे देखो इसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अंग जो है हमारा कहाँ मिलेगा? वो आपका मगध में मिलेगा। कौशल, कौशल कहाँ था? तो वो जो कौशल है आपका, वो आपको, ये है आपका कौशल मिलेगा। अब बताओ कि ये कौशल कौन सा था? तो कौशल कौन सा था ये? कौशल तो यहाँ तो नहीं था, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ये नहीं बनेगा। ऐसे ही जब अंग आपका लास्ट में नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। तो फिर क्या बनेगा आपका अंग? अब देखो इसमें, ये लास्ट में, आप इसी में बना सकते हैं इसको। तो पहले आएगा जो ए है आपका, ए आपका जो लगेगा वो यहाँ मत्स्य, मत्स्य कहाँ था? राजस्थान में। उसके बाद है बी अवंती था, अवंती था आपका एमपी वाले क्षेत्र में, जो मालवा का क्षेत्र था उसमें। और वत्स जो था वो आपका उत्तर प्रदेश का, और अंग जो बनेगा आपका वो, ये बनेगा आपका बिहार का। नेक्स्ट। मानचित्र में ABCD में क्रम से मत्स्य, अवंती, वत्स तथा अंग महाजनपद दर्शाए गए हैं। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी, तथा दक्षिणी अवंती, इसकी राजधानी महिष्मती थी। आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा जिले के प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले में अंग महाजनपद के अंतर्गत चंपा की राजधानी थी। नेक्स्ट। प्राचीन नगर जो महाभारत के, वो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, कौन सा है? तो ये जो है, इस तरह का सवाल का आंसर देखो, इसमें कई सारे क्वेश्चन, कई सारे प्रश्न जो एक ही साथ समेट दिए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर देना बड़ा कठिन हो जाता है, और आयोग ने भी, जो राजस्थान PCS है, उसने भी इसको अपनी उत्तर पुस्तिका से बाहर रखा। जैसे सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। वो कह रहा है माध्यमिक का नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर, बैराट राजस्थान में के जयपुर में स्थित है। महाभारत में काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। तो दो ऑप्शन आपके हिट हो जाते हैं ऐसे में। नेक्स्ट। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। अशोक मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। बिंबिसार मगध से हर्यक वंश से संबंधित था। और महापद्मनंद नंद वंश से संबंधित था। तो ध्यान रखेंगे इनका। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रही। Next। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो, पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। नहीं, ये ऐसा नहीं है। पूरब में देखो, पूरब में नहीं बहती गंगा नदी, इसके उत्तर में बहती है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। हाँ जी। को बिहार की राजधानी पटना में ही सोन नदी कहाँ मिलती है? जाकर गंगा में मिलती है। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? ये बी सही होगा इसका। प्राचीन पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, जिसे आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है, उत्तर में गंगा तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरी हुई थी।
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो मौर्य वंश का शासक होगा या मौर्य वंश की जिसने स्थापना की थी वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और यही पाटलिपुत्र को क्या करेगा, अपनी राजधानी बनाएगा। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा व सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश से शासक उज्जैन ने की थी। राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उज्जैन नहीं है, अतः दिए गए विकल्प में चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। हर्यक वंश का शासक उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन ने किया था सर्वप्रथम। तो उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है। वो उदयन जो वासदत्ता थी उज्जैन से संबंधित थी, इसलिए इनकी दंत कथा भी संबंधित होगी उज्जैन से। उदयन वासदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वपन वासदत्ता में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन और अवंती नरेश प्रदोत की पुत्री वासदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक वह शासक रहा और इसने हर्यक कुल की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? तो सबसे शक्तिशाली राज्य रहा मगध। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, जो कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल एवं अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंद्विता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंततः सफल रहा। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो देखो, प्रारंभिक गणतंत्र में ये भी कहना बड़ा कठिन हो जाता है इस सवाल में कि कौन नहीं था या कौन था। इसकी व्याख्या देखो इसकी। कह रहा है कि बुद्ध काल में गंगा घाटी गणराज्य में अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार थे। कपिलवस्तु के साक्ष्य मिलते हैं, सुमारगिरी के भग्न मिलते हैं, अलकप के बुली मिलते हैं, केसपुत के कलाम, रामगाम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीबन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विधेय। योधे गणतंत्र का पहला उल्लेखनीय पाणिनि ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रसिद्ध में भी वैद योधे गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र किया गया था ये लिच्छवियों के द्वारा। गणतंत्र का मतलब मैं आपको थ्योरी वाले पार्ट में बता चुका हूँ। पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए। नेक्स्ट, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रथम थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो कहाँ थी वो? एथेंस में। यदि विश्व की बात की जाए तो एथेंस की बात आती है। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी सुमेलित है? ठीक, अब देखो, पार्श्वनाथ जयत्री का नहीं, बिंदुसार साक्यगण का था नहीं, स्कंदगुप्त मौर्य वंश से था नहीं, और चेटक जो थी जो वो लिच्छवियों से संबंधित थी। यस, ये आपका डी ऑप्शन बनेगा इसमें। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलेना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था और लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ था हमारा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है। अंग, मगध, कौशल, काशी, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये है आपकी अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो फिर से वही सवाल रिपीट हुआ, अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम
बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी उल्लिखित हैं? तो देखो किसके नाम, देखो मगध नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में है। ऐसे ही आप देखेंगे असमक, उसका भी नाम मिलेगा, और कंबोज, इन तीनों के नाम मिलते हैं। ए, बी और सी आपके आंसर बनेंगे। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिमी भारत के कांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में पाठ अध्याय में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है, जैसे मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार, सूरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची भी मिलती है। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो किससे मिलती है? अर्थशास्त्र, चाणक्य की थी, नहीं मिलेगी। और दूसरा आपका बनेगा इसमें, देखो अंगुत्तर निकाय में मिलती है, दीर्घ निकाय में मिलती है, और भगवती सूत्र में नहीं मिलती। इसलिए आंसर क्या बनेगा? 2 और 4, ए आंसर इसका। नेक्स्ट, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियां थी, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा जो राजधानी थी वो आपकी सूरसेन की राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो थी वो अंग की राजधानी थी। कहाँ पड़ता है? बिहार में। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर मुंगेर के जिले में अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर का निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, तो सुक्तिमती राजधानी थी चेदी वंश की। 6ठी शताब्दी में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्व तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सुक्तिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती से की जाती है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो अस्मक। दक्षिण भारत में केवल एक ही था, या विंध्याचल पर्वत से के दक्षिण में केवल एक ही महाजनपद था, जो अस्मक था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपद असमक या अस्मक नर्मदा नदी तथा गोदावरी नदी के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन या पोटली या प्राचीन नाम मिलता है इसका प्रतिष्ठान मिलती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो मत्स्य महाजनपद कहाँ था? आपका राजस्थान में, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी आपकी गिरिब्रज, कह लो या फिर राजगृह। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई, और इसके पश्चात अजातशत्रु यहाँ का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापना स्थानांतरित कर दी, और इसी उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी, इनमें से तो देखो कोई सी नहीं है मगध की राजधानी, तो आंसर बनेगा आपका ई। निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही कौशाम्बी। गिरिब्रज भी रही, जिसी को राजगृह भी कहा गया, और फिर उसके बाद में स्थानांतरित कर दिया उदयन ने, कहा? पाटलिपुत्र। गिरिब्रज या राजगृह और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रम से मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी, जबकि कौशाम्बी पर वत्सराज का शासन था। हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये है आपका अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार में बसा हुआ है आपका श्रावस्ती। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहित महत वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये था आपका
अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। मगध का शासक अजातशत्रु, जो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासक रहा, अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी। कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है ये उससे तुलना नहीं करनी है। कौशाम्बी में भी एक राजा होता था उदयन। अजातशत्रु के वंश का नाम बताइए, तो अजातशत्रु हर्यक वंश का था। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो वो था आपका अजातशत्रु। हालांकि उदयन ने भी अपने पिता की हत्या की थी, लेकिन फिलहाल हम प्रायोरिटी किसे देंगे? अजातशत्रु को। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था? तो वज्जी संघ को हराया था अजातशत्रु ने। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय में से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय में संघर्ष में बदल गया। निर्लियावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रथम प्रधान जो था वो चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्ल तथा 18 गणराज्य एकत्रित करके मगध के नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ने इन सब का विजेता था। अजातशत्रु इन सब का विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पाटलिपुत्र में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने पुत्र वत्सकार को भेजा। वज्जी संघ में फूट डलवा दी और फलस्वरूप परस्पर लड़ने लगे और उनके संगठन कमजोर हो गया। अंततोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया, उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार करने में किसके शासनकाल में हुआ था? तो सबसे ज्यादा विस्तार जो हुआ था वो हुआ था शिशुनाग के साथ। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था महापद्म नंद। और अंतिम शासक कौन बनेगा? तो ये बनेगा घनानंद। ये अंतिम होगा। इसी को ही चंद्रगुप्त मौर्य इसी की हत्या करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना करेगा। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व रहा। नंद वंश का संस्थापक महापद्म था, या इसे उग्रसेन भी कहा जाता है। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक और अप्रो है परोप सुराम कहा गया है। मगध का कौन सा सम्राट अपरोपसुराम के नाम से जाना जाता है? तो फिर से वही रिपीट हो गया। तो ये था आपका आंसर, महापद्म। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? रुको, इसमें भी नहीं कहा जा सकता कि किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था वाराणसी को। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई, तो शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया। अतः दिए गए विकल्पों में से यह स्पष्ट नहीं कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात आया था मौर्य वंश। मगध ने नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त था। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दी तथा नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत से शुंग, कण्व आदि ने शासन किया। नेक्स्ट, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, तो इसका प्रमाण मिलता है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से ही क्या मिलता है? नंद राजा के बारे में उल्लेख मिलता है। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुफा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का भी उल्लेख है। इस अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह नगरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। निम्नलिखित में से राजवंशों में कालानुक्रम बताइए। तो कालानुक्रम में हम कैसे बताएंगे इसको? जैसे देख, आपका क्या बनेगा? नंदवंश। नंदवंश के बाद में क्या आएगा आपका? देखो, पहले आएगा आपका हर्यक वंश। 4 बनेगा पहले।
अब देखो पहले चार किस में है, केवल एक में, बी, इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका, बी ही इसका आंसर बनेगा। ठीक। नेक्स्ट कहता है देखो, हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी तक रहा, नंद वंश 344 से 321 ईस्वी तक रहा, मौर्य वंश 321 से 184 वंश तक रहा, 184 ईसा पूर्व तक रहा, और शुंग वंश 184 से 175 ईसा पूर्व तक रहा। Next, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीव किसके दरबार में रहता था, तो ये रहता था बिंबिसार के दरबार में। और जब जिस चंड प्रदोत को पीलिया हो जाता है तो बिंबिसार ही इसे ठीक करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को वहां भेजता है। Next, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। वो कहता है निम्न में से सही उत्तर का चयन करना है इसमें। विश्व के सभी लोगों में ईसवी छठी शताब्दी का एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। क्या ऐसा है? हाँ, सभी में ही ऐसा हो रहा था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। यस, दोनों ही कथन सही है, इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका, बी। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शन के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलनों का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी घूम घूमकर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान, यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले कन्फ्यूशियस, जरथुस्ट्र, पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा तथा पशु बलि को भी बढ़ावा मिला। काल्पी नगर किस नदी के तट पर है, तो देखो काल्पी नगर जो था वो आपका यमुना नदी के तट पर है। काल्पी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित नगर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिय के नाम से विख्यात था। समय के साथ साथ नाम संक्षिप्त होकर काल्पी हो गया तथा चौथी सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। देखो फिर से वही राजधानी आपको डिसाइड करनी है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कुरु की राजधानी क्या थी, कुरुओं की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, तो ए का चार बनेगा। तो देखो ए का चार आपका बी में भी है और डी में भी है। तो पांचाल की राजधानी देखो, पांचाल की राजधानी थी क्या, आई छत्र। ए का चार, बी का तीन। ए का चार, बी का तीन किसमें है, बी में, इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका, बी। नेक्स्ट, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की राजधानी आई छत्र, कौशल की राजधानी साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना। देखो वत्स की राजधानी क्या थी, विराटनगर। तो क्या बनेगा, ए का तीन। तो ए का तीन बी में भी और सी में भी है, तो आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ेंगे तो जो आपका बनेगा, आप देखो बी, कुरु की राजधानी क्या थी, अभी पीछे देखा हमने, इंद्रप्रस्थ। तो बी का चार, ए का तीन, बी का चार, किसमें बनेगा आपका, सी। इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। मत्स्य विराटनगर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की राजधानी मथुरा और असमक की राजधानी पोटन थी। कंबोज कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। अब देखो कौन सुमेलित नहीं है, कंबोज की राजधानी राजापुर या हटक थी, यस। असमक पोतन या पोटिल थी, यस। और सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी नहीं थी। सूरसेन कहाँ था, सूरसेन था मथुरा में। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, मथुरा। देखो कंबोज, राजापुरी, हाटक, अस्मक, पोतन या पोटन, सूरसेन, मथुरा, कौशल, साकेत या श्रावस्ती। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं, तो को 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में मिलते हैं 16 में से। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जैसे कुरु, पांचाल, कांसी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है। कह रहा है कि कौन सा असत्य है, श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था, यस। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, हाँ जी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी, हाँ, ये भी ठीक है आपका। तो श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, नहीं, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित नहीं थी। को प्राचीन काल में भारत की एक विशाल अथवा व्यवसाय करने वालों के समूह की श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणी देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। और देखो इसमें यूनानी है, यूनानी आक्रमण कैसे कैसे हुए, महाजनपद काल हमारा खत्म हो जाता है। अब देखो इसमें दो तीन सवाल बनते हैं यूनानी आक्रमण से, इसी में देख लेते हैं। देखो जैसे कह रहा है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था। तो सिकंदर ने जब हमला करा तो उस समय भारत पर शासक कर रहा था नंद वंश का शासक, और उस टाइम पर राजा कौन था,
इस नंदवंश का अंतिम राजा था घनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसने उसे यूनानी लेखकों में अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन था आपका घनानंद। नेक्स्ट कह रहा है कि सही उत्तर पहचानना हमें। कथन कह रहा है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। क्या ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। 325 ईसा पूर्व में वो भारत छोड़कर 326 ईसा पूर्व में आया, 325 ईसा पूर्व में वो चला गया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ नहीं। ये सही नहीं है। इसका मतलब ए सही है और आर गलत है, इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? सी। हक्कामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के वसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण राज्य के स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ये होता मस्क। मस्क के लोगों ने यहाँ पर सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय अस्मक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मस्क थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। क्या ऐसा था? नहीं, केंद्रीय सत्ता तो थी। उसकी फौज बेहतर थी, ऐसा भी कह सकते हैं। उसे देशद्रोही शासकों की से सहायता मिली। हाँ जी, ये भी हुआ। वह एक अच्छा प्रशासक था? नहीं, प्रशासक तो अच्छा नहीं था, इसलिए आंसर क्या बनेगा? 1, 2 और 3, बी आंसर इसका लगेगा। सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य थे। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने उसे उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। और आम्भी जैसे तमामी देश विद्रोह भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथा भी भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। नेक्स्ट, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो वो थे पोरस, या पुरु भी कहते हैं इनको। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने अपना मित्र बना लिया था, उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके भी प्रदान किए। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? देखो, कौन नहीं आया? नियाकर्स आया था, अनिस्क्रिस्टिस आया था, अरिस्टोबिलियस आया था, टाइमेकस नहीं आया था। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया। स्ट्राबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना राजदूत बिंदुसार के राज्यसभा में भेजा था। देखो, ये आपका खत्म हो जाता है। हमने इसमें क्या क्या देखा? महाजनपद, महाजनपद प्लस यूनानी आक्रमण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2, 4 सवाल ही बने हैं अब तक। ठीक है। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, कंप्लीट हिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है मेल, उस पर आप मेल करके बता सकते हैं, तो आप वहाँ पर भी आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। और इसके साथ साथ यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।